एक साल की तपस्या, पूरी जिंदगी का फायदा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना। आज मैं कोई सवाल नहीं पढ़ा रहा, आज मैं आपकी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत से बच्चे सोचते होंगे, सर पढ़ाई बहुत मुश्किल है, सर मन नहीं लगता है, सर मोबाइल देखे बिना रहा नहीं जाता है। लेकिन ज़रा सोचो, क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी? आज जो मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, आज जो आराम तुम्हें अच्छा लग रहा है, आज जो टालने की आदत है, यही चीजें कल तुम्हारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। आज मैं तुमसे पूरी जिंदगी की मेहनत नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ एक साल मांग रहा हूं। सिर्फ एक साल मोबाइल से दूरी, सिर्फ एक साल पूरी ईमानदारी से पढ़ाई, और सिर्फ एक साल खुद पर कंट्रोल। और बदले में तुम्हें मिलेगा पूरी जिंदगी का आत्मविश्वास, परिवार की इज्जत, समाज में पहचान, और सबसे बड़ी बात, खुद पर गर्व। देखो बच्चों, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन मौका बहुत होते हुए भी मेहनत न करना गुनाह है। बिहार बोर्ड की यह परीक्षा सिर्फ नंबर की नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की नींव है। आज जो बच्चा पढ़ रहा है, वही कल सवाल पूछे जाने पर सर उठाकर बोलेगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। जब जरा सच्चाई सुनो, अब जरा सच्चाई सुनो, जो आज मजे करेगा वो कल मजबूरी में मेहनत करेगा, और जो आज मेहनत करेगा वो कल मजे से जिएगा। याद रखना, एक साल की तपस्या पूरी जिंदगी की तकलीफें खत्म कर देती है। अब क्लास की एंट्री लाइन। तो मेरे शेर विद्यार्थियों, अगर आज सच में कुछ बनना है, अगर माँ बाप की आंखों में खुशी देखना है, अगर खुद को कमजोर नहीं मजबूत साबित करना है, तो चलो आज से नहीं, अभी से शुरू करते हैं मैथ्स का क्वेश्चन बैंक पार्ट 11। ठीक है, पार्ट 11 हम लोग करेंगे। यह सिर्फ सवाल नहीं है, यह तुम्हारे 30 नंबर की चाबी है। ध्यान लगाओ, कॉपी खोल की अब मेहनत शुरू हो चुकी है। चलो सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो पार्ट 11 है आज का क्वेश्चन बैंक का। तो सबसे पहले सरस्वती माता का यहाँ पे पैर छू लेते हैं। ठीक है, आशीर्वाद ले लेते हैं, और उसके बाद बच्चों सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है बच्चों, सबसे पहला नंबर सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहला नंबर सवाल है, सिद्ध करें 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये वीवीआई सवाल है। ठीक है, वीवीआई सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक बार पेपर में आता है। ठीक है, हर एक सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको कैसे करिएगा? ठीक है, सबसे पहला नंबर सवाल का यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों? हल लिखूंगा। ये सवाल आएगा ही आएगा इस तरह का। ठीक है, भले रकम चेंज रहेगा, लेकिन सवाल बच्चों यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा, यदि संभव हो तो माना कि। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि 5 + √3, 5 + √3 एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 + √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 5 + √3 एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, डब्लू यहाँ पर क्या करूंगा? इसको 5 + √3 बराबर क्या लिख सकता हूँ? p/q, क्योंकि परिमेय संख्या उसी को बोलते हैं जो p/q के रूप में हो बच्चों। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा जहाँ p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है। इस तरह से आपको लिखना है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? √3 बराबर p/q, माइनस में क्या होगा बच्चों? 5 होगा, यानी √p - 5q/q होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि √3 क्या है बच्चों? √3 एक अपरिमेय संख्या है, और p - 5q/q क्या है बच्चों? ये एक परिमेय संख्या हो, क्योंकि p और q पूर्णांक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा बच्चों? परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए
इसलिए यहाँ पर इसको भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। p-5q बटे q को भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। अपरिमेय संख्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, जो कि नहीं है, इसलिए हमारी मानना गलत है। यहाँ पर लिखूंगा हमारी मानना गलत है, हमारी मानना गलत हो जाएगा। और इसलिए क्या होगा बच्चों, इसलिए 5 + √3 एक क्या होगा, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ये सवाल बच्चों आपको मिलेगा पेपर में। ठीक है, ये सवाल आपको मिलेगा पेपर में और आपको ये सवाल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल आप कैसे कर सकते हैं, ये सवाल देखते हैं। ये रहा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 231 और 396 का मौसा निकालना है। रोज ये सवाल मिल रहा है सेट में बच्चों। तो 231 और कितना 396 का मौसा निकालना है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे एक मरतबे लगाऊंगा, 231 होगा, 6 में से एक जाएगा 5, 9 में से 3 चला जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 165। यहाँ पे उतर जाएगा 231, यहाँ एक मरतबे लगाएगा 165। ठीक है, 11 में से 5 जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे 66 और यहाँ पे 165। ठीक है, 18 तो 18 3 मरतबे लगा सकते हैं, 18 और 18 को 19 है ना। हाँ, 3 मरतबे नहीं लगेगा बच्चों, 2 मरतबे लगाइएगा। 60 दूना 120, तो 66 दूना कितना होगा बच्चों, 132 होगा। तो यहाँ पे 5 में से 2 चला जाएगा, 3 33, और यहाँ पे उतर गया 66, 33 दूना 66, यानी ये कट हो गया और ये भी कट हो गया, यानी यहाँ पर कितना 33। ठीक है, इसलिए मौसा जो होगा बच्चों, मौसा हो गया 33। ठीक है, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसको छोड़िएगा नहीं, और लास्ट में जो यहाँ पर आएगा वही हमारा मौसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो मौसा कितना हो गया बच्चों, मौसा हो गया हमारे पास 33। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे होगा, ये रहा, द्विघात बहुपद x² + 11x + 30 के शून्यकों को ज्ञात करना है। सवाल नंबर तीसरा है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात बहुपद है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात बहुपद है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात बहुपद है, दिया हुआ द्विघात बहुपद है। क्या दिया है, x² + 11x + 30। ठीक है, बहुपद x में है, यहाँ पे बहुपद x में लिख दिया इस तरह से। अब जब शून्यक निकालना हो तो शून्यक वही होता है जो एक ऐसा x का मान जिसको इसमें रखने पे 0 के बराबर हो जाए। तो यानी इसलिए क्या करूंगा बच्चों, px को 0 के बराबर करूंगा और यहाँ से x का वैल्यू निकाल दूंगा। यानी x² + 11x प्लस में 30 बराबर हमारे पास 0 होगा। यानी इसको लिख सकता हूँ 11x + 6x + 5x + 30। ठीक है, बराबर हमारे पास 0 होगा। यानी x कॉमन लूंगा तो x + 6 और प्लस यहाँ पे 5 कॉमन लूंगा तो x + 6 बराबर हमारे पास 0 होगा। यानी दोनों जगह x + 6, तो यहाँ पे x + 6 कॉमन और यहाँ पे x + 5 कॉमन, बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यानी यहाँ पे x + 6 बराबर 0 या फिर x + 5 बराबर 0। +6 उधर चला जाएगा -6 होगा, यानी x -6, और +5 उधर जाएगा -5, यानी ये हो गया। ये हमारा शून्यक हो गया बच्चों, एक -6 और एक -5। ठीक है, तो इस तरह से आप शून्यक वाले सवाल को निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, शून्यक इस तरह से आप निकाल सकते हैं, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। प्यारे विद्यार्थी, 0.12 पे रेकरिंग को p/q के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखूंगा, माना कि x बराबर 0.12 पर रेकरिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, x बराबर 0.12 पे रेकरिंग है, वो लिख सकते हैं 1 2 2 इस तरह से। अब दोनों साइड क्या करूँगा, दोनों साइड 10 से गुना कर दूंगा, यानी लिखूंगा दोनों ओर 10 से गुना करने पर। ठीक है, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। ठीक है, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, गुना करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, 10x बराबर 1.2222 इस तरह से। ठीक है, यानी हमारे पास 10x बराबर आ गया 1 + 0.222 इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आएगा बच्चों 10x - 1 बराबर 0.222 इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से 10 से गुना कर दूंगा। ठीक है, तो 10 से गुना करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 10 × 10x - 1 बराबर 2.222 इस तरह से आएगा।
अब यहाँ पर इसको करूँगा तो 10 दाई के 100 यानी 100x माइनस में 10 बराबर 2 प्लस 0.222 इस तरह से आएगा, ठीक है। और इसको और सॉल्व करूँगा बच्चों, 100x माइनस में 10 बराबर 2 प्लस 0.22 को 10x माइनस 1 लिख सकता हूँ, 10x माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे 100x प्लस 10x इधर आ गया माइनस 10x, 2 में से एक जगह 1 प्लस में यहाँ पे 10 हो गया, यानी यहाँ पे 90x और यहाँ पे 11, यानी हमारे पास x बराबर 11/90 आ गया। ये हमारा आंसर होगा फाइनल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसको PYQ के रूप में इस तरह से आप बदल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से PYQ के रूप में बच्चों बदला जा सकता है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये रहा अगला सवाल। ये यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस a माइनस 1 का गुणनखंड x माइनस ए है तो a का मान ज्ञात करो। सवाल नंबर 5 है ना। x माइनस ए जो है का एक गुणनखंड x माइनस ए है तो a का मान x माइनस ए नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। x माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो दिया हुआ है बहुपद वो लिखूंगा प्रश्न से। बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस 1, ये वाला है। अब यहाँ पे a का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर x माइनस ए गुणनखंड है। अच्छा, x माइनस 1 पर देखते हैं करके, ठीक है। x माइनस ए गुणनखंड यानी इसे भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, यानी a माइनस 1। यहाँ पे x से लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा और यहाँ पे आएगा माइनस प्लस कट a माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना से लगाऊंगा, प्लस में यहाँ पे a लाना है तो यानी a/x से लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे एक a नहीं होगा बच्चों, 1 होगा तब ये सवाल बन सकता है, नहीं तो ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होना चाहिए, x माइनस एक्स होगा तो सवाल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस a माइनस 1। यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, x से लगाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस गुने माइनस, ठीक है। यहाँ पर x आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस ये कट होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x है ना, x माइनस एक्स प्लस a माइनस 1। यहाँ पर हमें x पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर a से लगाऊंगा तो a से लगा के देखता हूँ, प्लस a से लगा दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ax, माइनस a से लगाना होगा बच्चों। यहाँ माइनस a से लगाऊंगा तो हमारे पास माइनस एक्स और माइनस प्लस a हो जाएगा, यानी हमारे पास ये इससे ये कट हो जाएगा, यानी हमारे पास आ गया x माइनस है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, यानी ये भी कट हो गया। यहाँ पे -1 आ रहा है ना, a का वैल्यू निकालना है, ये भी नहीं हुआ, इस तरह से भी नहीं हुआ। अच्छा चलिए इसको a ही मान के देखता हूँ, ठीक है। a से ही होगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे करता हूँ, चलिए लिखता हूँ प्रश्न से। अच्छा, px बराबर दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में ax प्लस a माइनस 1, ये दिया है ना। ये सवाल दिया है x माइनस ए इसका क्या गुणनखंड है, चूंकि x माइनस ए इसका गुणनखंड है, बहुपद px का गुणनखंड है, इस तरह से लिखना, बहुपद px का गुणनखंड है। मैं दूसरा बात सोच लिया था इसलिए नहीं बन पाया, ठीक है। इस तरह से होगा, px का गुणनखंड है इसलिए p, यहाँ पे x का वैल्यू a आएगा, यानी pa बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अब यहाँ जहाँ ये है ये रख दीजिएगा, x का वैल्यू a रखिएगा तो a स्क्वायर माइनस a गुना a और प्लस a माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में a माइनस 1 बराबर 0, a स्क्वायर से स्क्वायर कट होगा, यानी a माइनस 1 बराबर 0 होगा, यानी -1 उधर जाएगा +1, यानी a का वैल्यू a आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सोच लिया इसलिए थोड़ा सा इसमें जो है दिक्कत हुआ, समझ में आया होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा अगला सवाल। अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालना है। सवाल नंबर 6। यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं, इसको लिखूंगा प्रश्न से जो दिया है एफ एक्स, यानी बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। यहाँ पे a की बात करिएगा तो 1 होगा, b की बात करिएगा -2 और c -8 होगा, ठीक है। c -8 होगा। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a, यानी
माइनस इंटू बी का मान माइनस 2 बट्टे ए का वैल्यू 1 माइनस गुने माइनस प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए यानी 8 बट्टे का। अब यहाँ पे जो जिसका मान निकालना है उसको लिखता हूँ, व्यंजक बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, तो 2 है, और माइनस अल्फा इंटू बीटा 8 है, 2 में से 8 जाएगा -6, तो -6 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, -6 आंसर हो जाएगा, -6 आंसर हो जाएगा, ठीक है, -6 आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया होगा। अगला सवाल है ये रहा, यदि द्विघात समीकरण है का एक हल 2/3 है तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, यहाँ पर दिया है बच्चों, ये द्विघात समीकरण है 7y² प्लस में ky माइनस में 3 बराबर 0 का एक हल 2/3 है, इसलिए y बराबर क्या होगा 2/3, ठीक है, y बराबर 2/3 इसमें रखूंगा, 2/3 के स्क्वायर प्लस k गुना 2/3 माइनस में 3 बराबर कितना 0। यहाँ पर होगा 7 गुने 2 दूना 4 3 तिया 9 प्लस में 2 के बट्टे में 3 माइनस में 3 बराबर कितना 0। 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9, यानी 4 7 28 3 तिया 9 यानी 6 के, और यहाँ पे 9 9 तिया 27 बराबर कितना 0। 6 के 28 में 27 गया 1 बराबर में 0, यानी +1 उधर चला जाएगा -1, और यहाँ 6 गुना में उधर जाएगा भाग में माइनस, यानी कि -1/6 होगा, यानी के का वैल्यू यही होगा, आंसर होगा -1/6, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये रहा अगला सवाल द्विघात समीकरण 3x² - 4√x है ना। ये तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, ठीक है, ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं बच्चों, ठीक है। इसका मूल की प्रकृति चेक करना है, इसको कट करो। ये सवाल जो है इस तरह का होगा, 3x² - 4x होगा, ठीक है, प्लस 5 ले लेते हैं बराबर 0, ठीक है। इसका मूलों की प्रकृति चेक करना है, इसको कैसे कर सकते हैं, a का वैल्यू ले लेता हूँ 3 और b का वैल्यू -4, c का वैल्यू कितना ले लेता हूँ 5, d निकालूंगा यानी विवेचक निकालूंगा, d क्या होता है b² - 4ac, b का वैल्यू -4 क्या स्क्वायर -4 गुने 3 गुने 5, यानी हमारे पास 4 चौका 16 4 तिया 12 पंचे 60 यानी -44 होगा, ठीक है। यानी लिखूंगा चूंकि d जो है 0 से छोटा है, इसलिए क्या होगा बच्चों, मूल जो होगा मूल अवास्तविक होगा, ठीक है, मूल अवास्तविक होगा बच्चों, ठीक है, मूल अवास्तविक होगा। d 0 से छोटा है इसलिए इसका मूल क्या होगा बच्चों, मूल होगा अवास्तविक, ठीक है, मूल अवास्तविक हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों ये रहा, 2 अंक वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 2 अंकों वाली सबसे पहला संख्या 12 होगा, उसके बाद 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या लिख देते हैं। 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या बराबर 3 से विभाजित 2 अंकों की संख्या बराबर क्या होगा बच्चों, 3 से विभाजित 2 अंकों की संख्या बराबर सबसे पहला 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18 और लास्ट में होगा बच्चों 99। यहाँ पे a की बात करिएगा, a 12 होगा और d होगा दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 99 अंतिम पद जो है बच्चों 99 है, यानी tn का बराबर लिखूंगा कितना 99। tn का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 और इंटू में d बराबर कितना होगा 99 होगा। a का बात करिएगा, a 12 है प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू यहाँ पर 3 है, यानी मैं n-1 इंटू 3 बराबर 99 माइनस में 12 होगा, ठीक है। n-1 इंटू 3 99 में से 12, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से जाएगा 8, यहाँ से 29 तिया 87, यानी n का वैल्यू बच्चों 29 + 1 और 29 और 1 कितना होगा 29 और 1 30 होगा, ठीक है। यानी बच्चों इसमें जो है 3 से विभाजित 2 अंक वाली संख्या जो है कितना होगा, तो 30 गो संख्या होगा बच्चों, ठीक है, 30 गो संख्या ऐसा होगा, 30 गो संख्या ऐसा होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये सब सवाल काफ़ी आसान होता है, थोड़ा सोच के आप बनाइएगा, बन सकता है। सिद्ध करें बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष कौन सा होगा बच्चों, तो जिसमें 2 भुजा बराबर हो और कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार प्लस आधार के स्क्वायर हो, तो वो होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि वो शीर्ष जो है बच्चों ए है, यानी ए का निर्देशांक 0,0, इसको x1 और y1 मान लेना, और दूसरा निर्देशांक बी है 5 5, ठीक है,
इसको x2 y2 मान लेंगे, और तीसरा है c का निर्देशांक -5, इसको x3 y3 मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी क्या होगा, दूरी सूत्र x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x2 - x1 यानी 5 - 0 के होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 के होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर करिएगा तो 50 25 और 25 होगा, और 25 और 25 कितना होगा बच्चों, 50 होगा। 50 का मतलब क्या है, 5 के स्क्वायर 25, 5 रूट 2 हो गया। यानी फिर से मैं BC निकालूंगा यहाँ पे, तो BC क्या होगा बच्चों, BC निकालिएगा तो x3 - x2 के होल स्क्वायर, y3 - y2 के होल स्क्वायर, यानी -5 - 5 के होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 के होल स्क्वायर। यानी इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 5 10 -10 के स्क्वायर और प्लस 0 के स्क्वायर। 10 के स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, और 100 के बाहर कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद मैं निकालूंगा AC बच्चों। AC कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे आएगा -5 - 0 के होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 के होल स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 होगा, और 5 के स्क्वायर 25 होगा, 25 25 50 होगा, यानी 50 के बाहर 5 रूट 2 आएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं AB और AC बराबर है। ठीक है, AB और AC बच्चों बराबर है, A से B और A से C बराबर है। और जब BC का स्क्वायर करिएगा तो 10 देंगे 100, और AC का स्क्वायर करिएगा 50 25 25 दूना 50, और यहाँ पे 50 वो भी आ रहा है। तो इसलिए लिखूंगा चूंकि BC स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है बच्चों, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, और साथ में AB बराबर AC भी है, इसलिए ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये बन गया बच्चों। ठीक है, तो इतना आसान सवाल है, इस तरह से आप करें। ठीक है, सारा दूरी निकालिए, और तीसरा कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाता है, तो समकोण त्रिभुज होता है। और दो भुजा जिस त्रिभुज का बराबर उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखेंगे कैसे होगा। तो ये रहा अगला सवाल, समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है। इसको कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मैं करूँगा सवाल नंबर 11। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है। क्या दिया हुआ है, 4 9 14 और लास्ट में है बच्चों 254। ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है, और डी का वैल्यू है 9 - 4, 9 में से 4 चला जाएगा 5 होगा। 20वां पद निकालना है, यानी n का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से। ठीक है, सूत्र से Tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। n का वैल्यू कितना है बच्चों, n का वैल्यू 20 है, a का वैल्यू 4 प्लस 20 - 1 इंटू डी का वैल्यू 5 है। यानी 4 प्लस 20 में से 1 चला जाएगा 19, और यहाँ 5। यानी मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 19 × 95, और 95 और 4 कितना होगा बच्चों, तो 99 होगा। यही हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल कैसे होगा। ठीक है, तो ये रहा अगला सवाल आपके सामने। ये रहा सरेख है, ये बिंदु जो है ये वाला तीनों सरेख है, तो इसका ये सिद्ध करना है। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा माना कि। ठीक है, माना कि एक बिंदु को मान लेता हूँ ए का मतलब A0 दिया है, और B 0B, और C दिया है बच्चों 1 1। ठीक है, हाँ, इसको मान लीजिएगा x1 y1, और इसको x2 y2। ठीक है, और इसको x3 y3। सरेख का क्या मतलब होता है बच्चों, तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है। ठीक है, A B C। सरेख का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। ठीक है, लिखिएगा चूंकि A B C सरेख है, ABC क्या है बच्चों, सरेख है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। ठीक है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। ये हमारा हो गया बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला होता है, सरेखीय त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे रखिए वैल्यू, x1 कितना है बच्चों, तो x1 0 है, y2 - y3 का मतलब है x1 a है, x1 a है,
y2 माइनस y3 यानी b माइनस 1, ठीक है, प्लस x2 यहाँ पे बच्चों 0 है, y3 माइनस y1 1 माइनस 0 होगा, प्लस x3 कितना है 1 है, y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस b होगा, और बराबर 0 होगा। ये तो दो जो है नीचे वाला बाइसियम होगा 0 के साथ गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों, इसको गुना करूँगा तो ए बी माइनस ए, और यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ गुना होगा, यहाँ पर एक b बचेगा, प्लस गुने माइनस माइनस b होगा बराबर 0, यानी ए बी बराबर हमारे पास a प्लस बी आएगा, ठीक है। दोनों साइड अगर ए बी से भाग कर दे बच्चों, ए बी से, तो क्या होगा, यहाँ पे ए बी से भाग होगा, या अभी ए बी से, यहाँ भी ए बी से भी कट, ए से ए कट, ए बी से भी एक मरतबे, एक बराबर 1/b प्लस 1/a, यानी इसको इस साइड लिख दूं और इसको उस साइड लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/a प्लस 1/b बराबर 1 होगा, ठीक है। ये बच्चों यही हमें साबित करना था और ये हमने निकाल दिया। तो ये इस कंसेप्ट पे आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। यानी सरेखित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है बच्चों, ये वाला अगर आपको याद रहे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आपको ये आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पेपर में तभी कई बार ये सेट में मिला है और हमने सॉल्व करके दिखाया है। ए बी के जगह पे एक्स और वाई भी मिल सकता है, तो भी बात बराबर ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना ही है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख लेना है प्रश्न से समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है बच्चों, बराबर 2a दिया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a दिया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बच्चों 2a दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a दिया है। यहाँ पर अब कुछ नहीं करना, यहाँ लिखूंगा सूत्र से, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, याद है क्या आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 गुने भुजा कितना है 2a, यानी 2a को 2a 2 बार लिखेंगे, 2 का 2 दूना 4, यहाँ पे गुना करिएगा तो क्या आएगा 2√3a स्क्वायर बटे, अच्छा यहाँ 2 से 2 तो ये यहाँ भी तो ये कटिए जाएगा, √3a स्क्वायर आएगा, ठीक है। √3a स्क्वायर होगा बच्चों, यही आंसर होगा, ठीक है। √3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, √3a स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा बच्चों, दी गई आकृति में एओडी और सीओडी समरूप है तो सिद्ध करें एडी, ये वाला जो है इसके समांतर होगा, ऐसा सिद्ध करना है। बहुत आसान सवाल है, सवाल नंबर 14 है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, एओडी और सीओबी जो है समरूप है, तो समरूप है बच्चों, यहाँ लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से त्रिभुज एओडी समरूप त्रिभुज सीओबी, और समरूप त्रिभुज है इसलिए क्या होगा बच्चों, कोण तो बराबर होगा, तो एओडी और सीओबी ये हो गया, यानी ये भुजा ये कोण जो है इसके बराबर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए कोण डी बराबर कोण बी कर सकता हूँ, और कोण ए बराबर कोण सी कर सकता हूँ, और ये भी बराबर होगा, यानी कोण डी ओ ए बराबर कर सकता हूँ कोण सी ओ बी। और इस तरह से अगर सबसे पहली बात कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये दोनों जब समांतर होगा, तीसरी भुजा प्रतिच्छेद करेगा तभी एक अंतर कोण बराबर होगा बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एडी समांतर, यहाँ पर क्या होगा बीसी हो जाएगा, ठीक है। और ये साबित हो गया। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि दो रेखा समांतर हो, तीसरी भुजा उसको प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण और संगत कोण बराबर होता है। और जिस बच्चे का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो आसानी से सॉल्व कर लेगा इसको, इस तरह के सवाल को उड़ा लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे इस तरह से है बच्चों, ये है इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो इसको स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है बच्चों, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या की बात कीजिएगा तो 5 है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 है, यानी ये तो 3 हो गया, ठीक है। और ये पूरा है बच्चों 5, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बच्चों वृत्त ये जो है ये इस पे तो ये 90 डिग्री होता है, इसको ओ ए और ये बी और ये डी मान लीजिए, यानी डीबी तो मैं निकाल सकता हूँ, ये समकोण त्रिभुज है तो डीबी स्क्वायर और ओबी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसलिए ठीक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है उस क्या मानिएगा उसको ओबी,
और वो भी 5 सेंटीमीटर। छोटा वृत्त का त्रिज्या है ओडी, ओडी कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओडीबी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ओडीबी में क्या होगा बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर प्लस डीवी स्क्वायर, और ओबी देखिएगा तो बच्चों 5 है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर यानी 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा बच्चों डीवी स्क्वायर होगा, यानी 50-25 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 9 इधर आएगा -9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर डीवी स्क्वायर, 25 में से 9 चला जाएगा 16, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हमारे पास डीबी स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा इधर रूट चढ़ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर डीबी, यानी बच्चों डीबी निकल गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर डीबी हुआ, ये बच्चों 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगा, और ये पूरा कितना होगा, ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे ये भी क्या होगा बच्चों 8 सेंटीमीटर, और यही जीवा की लंबाई होगी, ठीक है। यही हमारे पास जीवा की लंबाई होगी, बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल, यदि सेक थीटा 13/12 तो कॉस थीटा प्लस टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे इसको ज्ञात करेंगे बच्चों, तो सवाल नंबर 16, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से क्या दिया है बच्चों, सेक थीटा बराबर 13/12, तो 13/12 13/12, सेक थीटा का फार्मूला h/b बराबर 13/12, यानी h के सामने 13 है तो यहाँ पे लिखूंगा 13 के, और b के सामने 12 है तो यहाँ पे लिखूंगा 12 के। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू यहाँ पे 13 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में 12 के स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 13 के स्क्वायर कितना होगा 169 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, यानी 144 के स्क्वायर। यहाँ पर 169 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर प्लस 144, इधर आएगा -144 बराबर क्या होगा बच्चों पी स्क्वायर। 169 में से 144 चला जाएगा, 25 बचेगा, और यहाँ पे पी स्क्वायर उधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे इस तरह से 25 के स्क्वायर बराबर पी आ गया, और 25 के का बाहर 5 के होगा, 5 के बराबर पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पी हो गया। अब जिसका वैल्यू निकालना है बच्चों उसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा व्यंजक बराबर, ठीक है। व्यंजक बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा का फार्मूला b/h और टेन थीटा का फार्मूला p/b। यहाँ देखिएगा तो b/h यानी b का वैल्यू क्या है बच्चों 12 के, और h का वैल्यू कितना है 13 के, प्लस p/b यानी p का वैल्यू निकला है 5 के, और b का वैल्यू कितना है, वैल्यू है 12 के से के यहाँ से के से के कट जाएगा, 13-12 कैल्शियम कितना आएगा 156 आएगा। 13 का पहरा 12 बेर पढ़ेंगे तो यहाँ 12 से गुना होगा 144, 12 के बाद 13 बेर 13 × 5 = 65, जोड़ देंगे 5 4 9 6 4 10 1 11, और एक 219/156, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 219/156 हो जाएगा, 219/156 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 219/156, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल बच्चों, tan थीटा बराबर इतना दिया है तो इसका वैल्यू निकालना है। कैसे कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल नंबर 17, इसको मैं दिमाग से बनाऊंगा थोड़ा। देखिए यहाँ लिखूंगा प्रश्न से, tan थीटा कितना दिया है बच्चों, tan थीटा √3 दिया है। जो दिया है उसको लिखता हूँ व्यंजक बराबर 1 - cos स्क्वायर a बटे क्या है 3 - sin स्क्वायर a, ठीक है, 3 - sin स्क्वायर a। अब इसको मैं क्या करूं, क्या कैसे कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर 1 - cos स्क्वायर a 1 - cos स्क्वायर a छोड़ देता हूँ, ठीक है। नीचे लिख सकता हूँ 3 प्लस, अच्छा 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1, 2 + 1 - sin स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 1 - cos स्क्वायर a बटे में भी आ गया 2, और 1 - sin स्क्वायर क्या आएगा बच्चों cos स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर 1 - cos स्क्वायर है उसको तो मैं sin स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर बटे 2 + cos स्क्वायर, इस तरह से रहने देना, ठीक है। अच्छा अब tan थीटा का वैल्यू दिया है √3, ठीक है। तो अब मैं cos स्क्वायर से ऊपर भी भाग कर दूंगा और cos स्क्वायर से नीचे भी भाग कर दूंगा,
तो क्या आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 2 बट्टे कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर भाग हुआ 1 हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, इस तो टेन स्क्वायर ए होगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1 + 10 स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, वो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 2 × 1 + √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे +1 रहेगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, और इंटू में 2 × 1 + 3 होगा, और प्लस में 1 होगा। यानी 3 बटे 3 1 4, 4 दूना 8 + 1 8 है, कितना होता है 9 होता है, 3 का 3 3 3 9, यानी हमारे पास 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, P/B करके भी कर सकते थे, उस तरह से भी करते तो बात वही होता बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कैसे होगा, तो ये रहा अगला सवाल। सिद्ध करना है ये चीज 1 के बराबर, कैसे कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर। ठीक है, LHS क्या है, साइन 6 थीटा, ओहो साइन 6 थीटा, ठीक है, प्लस कॉस 6 थीटा, प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज दिया है। साइन 6 थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को के पावर क्यू लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पर क्या कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 3 लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, कोई बात नहीं है। AQ + BQ क्या होता है फार्मूला, A + B। ठीक है, इंटू में क्या होता है A², तो A² करूंगा। ठीक है, और माइनस में AB, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में B² यानी कॉस स्क्वायर थीटा K² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। बाकी बच क्या जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, और माइनस वाला इसको उस साइड लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें से ये वाला घट जाएगा, तो 2 बच जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, ये हल्ला क्यों करता है, कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगा निकल करके। अब यहाँ पर देखिएगा तो A² + B² + 2AB है, तो क्या होता है बच्चों, A + B के होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। यही RHS है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए लिख सकता हूँ LHS बराबर RHS। ठीक है, और ये प्रूव हो गया, यही साबित करना था बच्चों, यही साबित करना था। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे होगा प्यारे स्टूडेंट, तो ये रहा अगला सवाल, ये देखिए। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, मान बैठाना है। सवाल नंबर 19 है, यहाँ पर लिखूंगा व्यंजक बराबर। ठीक है, व्यंजक बराबर कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और माइनस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और प्लस में क्या है बच्चों सेक स्क्वायर 60 डिग्री। कॉट स्क्वायर 45 1 होता है, कॉसेक 30 कितना होता है 2 होता है, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, सेक 60 कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 + 4 - 1 + 4, 4 4 8 8 1 9, 9 में से 1 चला जाएगा 8 होगा। ये हमारा आंसर होगा बच्चों, 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये रहा tan थीटा बराबर cot फाई, तो सिद्ध करना है ये चीज, बस कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पर करूँ लिखूंगा क्या, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या है cot फाई, तो यहाँ पे cot फाई लिखूंगा, और tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, इसलिए इस तरह से लिख सकता हूँ
कॉट फाई, कॉट से कॉट यहाँ कट गया, 90 माइनस थीटा बराबर हमारे पास फाई हो गया, और यहाँ माइनस थीटा उधर जाएगा प्लस थीटा होगा तो प्लस थीटा हो गया। ये हमारा साबित हो गया। ठीक है, यही मुझे साबित करना था। इतना आसान आसान सवाल आता है, बस आपके पास सॉल्व करने के तरीके होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा दिमाग होना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा अगला सवाल बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, एक घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सवाल नंबर 21 यहाँ लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, घड़ी के घंटे की सुई, ये इस तरह का घड़ी होता है बच्चों। घंटे वाली सुई जो होता है, घंटे वाली सुई, अब मान लीजिए 12 पे सुई है, 4 घंटे में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। ठीक है, और ये हो गया 4 घंटे, तो यहाँ पे आ गया। तो यानी 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना होगा, 12 से भाग देंगे और यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 12 तिया 36, यानी 30 चौक 120, 120 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे आर की बात करेगा 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री होगा 4 घंटे में। 4 घंटे में कितना होगा बच्चों, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से। ठीक है, सूत्र से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे कितना बच्चों, 360 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना बच्चों 30 डिग्री, और बट्टे क्या करूंगा 360 डिग्री। यानी 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, 6 से 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 6, यानी हमारे पास 22 तिया 66/7 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 4 घंटे में। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आया होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको याद हो तो आप बच्चों सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये क्षेत्रफल हो गया, यानी कि इसको आप पेंट कर सकते हो इस तरह से, ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, ये रहा अगला सवाल। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोणांतरित करें तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है, ये है, ये इस तरह का ABO। ठीक है, इस चाप की लंबाई बच्चों ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं। ये वाला दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री दिया है, और त्रिज्या भी दिया है। यहां पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से आर कितना दिया बच्चों 21 सेंटीमीटर, और थीटा दिया है 120 डिग्री। यहाँ पे चाप की लंबाई आपको याद हो, चाप की लंबाई होता है बच्चों, चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है आपको याद है क्या, पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बट्टे बच्चों 180 डिग्री होता है। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे रखूंगा मान, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर, और थीटा दिया है 120/180। ठीक है, 0 से 0 उड़ा देंगे, 6 दूनी 12, 6 18, 3 से 3 7 21, 7 से 7 उड़ा देंगे, 22 दूना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 दूना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 22 दूना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल ये रहा, एक बेलन के आधार की परिधि दिया है और उसकी ऊंचाई दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं बेलन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेलन। इसके परिधि दिया है और ये ऊंचाई दे रखा है, एच कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका त्रिज्या होता है। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखा है बच्चों, बेलन की ऊंचाई क्या दे रखा है, एच बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की आधार की परिधि, परिधि कितना दिया है बच्चों, आधार की परिधि, आधार की परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, और बेलन के आधार की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर, 2 गुने पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुने आर बराबर कितना 44 सेंटीमीटर, 22 दूना 44, 44 से 44 कट हो गया, यानी आर का वैल्यू बच्चों 7 सेंटीमीटर। यानी बेलन का ऊंचाई पता चल गया और त्रिज्या पता चल गया। तो क्या मैं इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ वो नहीं निकाल सकता हूँ, सूत्र याद होना चाहिए। क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच,
2πRh, 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू कितना है बच्चों, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, ठीक है, 24 चौका 96, ठीक है ना, हासिल 9 और 24 चौका 96 और 9 96 400 और 5 है ना, यानी 105, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा अगला सवाल, माध्य निकालना है बच्चों, यानी ये एफ है और यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना होगा वर्ग चिन्ह यानी एक्स निकालना होगा और ये इसमें निकलेगा एफ गुना एक्स, ठीक है, एफ गुना एक्स निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे एक्स, इसको जोड़िए, आधा करिए, 10 में जीरो जोड़ेंगे 10, 10 के आधा 5, 20 10 30, 30 के आधा 15, 30 20 50, 50 के आधा 25, यहाँ पे आएगा 35 और यहाँ पे आएगा 45। अब गुना कर देंगे, 6 पंचे 30, 15 135 और 25 8 200, 13 पंचे 65, हासिल 6, 13 39 और 6 45, हासिल 4, 20 45 में 90 900। यहाँ इसको पूरा जोड़ूंगा और इसको भी पूरा जोड़ूंगा, नीचे वाला को जोड़ूंगा उसको बोलूंगा सिग्मा एफ एक्स, जोड़ के देखता हूँ कितना आता है। यहाँ देखिए 0 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 1 में 0 जोड़ूंगा 1, 5 1 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 9 1 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 के 7 हासिल 1, 1720 आएगा। और सिग्मा एफ करता हूँ, इसको जोड़िए, 15 5 20 25 हो जाएगा हमारे पास, 45 और 35 हो जाएगा हमारे पास, 80 80 और 45 हो जाएगा 125। बस माध्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखिएगा सूत्र से, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स 1720 और सिग्मा एफ आ गया 125। 5 से कट करिए, 5 या 15, 2 2 5 का 20, 5 का 20, 5 से 15 10 50 25, ठीक है। तो यही आ गया हमारे पास 344 बटे 25। इतना पर भी आप अगर छोड़ देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप इसको कर लेना, इस तरह से बच्चों आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, देखिए अर्धगोले का आयतन दिया, उसका त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है बच्चों, इसको अर्धगोला बोलते हैं, ये इसका त्रिज्या हो गया, ठीक है। लिखूंगा यहाँ पे प्रश्न से, ओहो ये तो लिख दिया हूं, प्रश्न से अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या दिया है बच्चों, तो यहाँ देखिएगा तो अर्धगोले 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर के क्यूब, ठीक है। 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई से पाई उड़ा दीजिए, 2 से 2 में 18, आर क्यूब आ गया बच्चों 27 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होगा बच्चों, 3 होगा, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब होता है 3 को अगर रूट के अंदर मिल गया तो बाहर निकल जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज रहने देते हैं इतना ही बच्चों, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। सवाल 25 को सवाल का आपको प्रैक्टिस करवाया, ठीक है, वीवीआई सवाल का। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए, ठीक है। अभी मैं 8 बजे से लाइव क्लास चलाता हूं, तो आप चाहो तो मेरे साथ लाइव जुड़ करके पढ़ सकते हो। अगर लाइव नहीं देखे तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है, सुबह में या 9 बजे के बाद। तो बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, पेपर काफ़ी नज़दीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।